एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं एग्जाम नीति और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 जो हमारी सीसीएस सीरीज में सेकेंड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम चैप्टर 1 को कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। सीसीएस सीरीज क्या है पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो ये है कंप्लीट चैप्टर सीरीज। इसमें हम पहले सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे बुक से, उसके बाद FRS सीरीज यानी फास्ट रिवीजन सीरीज होगी जिसमें हम जो है चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ के साथ चल रही है चैप्टर 1 की FRS सीरीज में और CCS सीरीज दोनों में वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर अभी चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और 2026-27 सेशन के लिए क्लास रहेगी क्योंकि सिलेबस हो चुका है चेंज, बुक आ चुकी है नई, तो अब उसी के हिसाब से सब कुछ करना है। पुराना कुछ भी अब आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेखक का परिचय। तो लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी बख्शी जी की पूरी जो उन्होंने कहानी लिखी है। क्या लिखूं, यानी वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वो लिखना चाहते हैं। ये आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें दो लड़कियां उनको दो निबंध देती है और उन्हें उस पर लिखना होता है और अलग अलग विषय होते हैं, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर मैं क्या लिखूं। इसी पर उन्होंने पूरा एक निबंध लिख डाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनके परिचय से। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म जो है 18, देखिए जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ आपको वही लिखनी है। ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। आप अपनी बुक अगर लेके बैठे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में वो लाइन अंडरलाइन करते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और साथ ही ओके स्टार्ट करते हैं। साथ ही उन लाइन को हाईलाइट करते रहिए और अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ है? 1894 में हुआ है, खैरागढ़ रजनंदगांव छत्तीसगढ़, जो अभी MP यानी मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये इनकी फोटो है। ठीक है, में हुआ था। यानी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही बन जाती है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल यानी आलोचक, यानी एक आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार यानी हंसी मजाक वाले के रूप में जाना जाता है। यानी इन्हें एक निबंधकार, एक कवि, एक आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है, यानी उन्हें स्मरणीय क्या मतलब क्या होता है? यानी याद करने योग्य। निबंध की लाइन में अगर हम किसी को याद करते हैं तो बख्शी जी को सबसे पहले याद करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? पंच पात्र, पदम वन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, यानी ये बहुत ही अच्छा निबंध है, कुछ बिखरे पन्ने निबंध संग्रह है। और अश्रुत शतदल काव्य, झलमाला त्रिवेणी कहानी संग्रह, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य आलोचना है इसमें हिंदी उपन्यास में। इसमें सरस्वती और छाया पत्रिका का भी संपादन किया, यानी ये उनके सारे क्या है? उनका योगदान है। ठीक है, ये उनका जन्म है यानी परिचय है। इनका नाम लिखेंगे, फिर उनका योगदान लिखेंगे जो साहित्य में इन्होंने रखा है। और अब आप पढ़ते हैं। जो बख्शी जी है इन्होंने अपने लेखक में आध्यात्मिक, समाज सुधार और लोक जीवन को प्रमुखता दी है, यानी हमेशा इन्होंने समाज के बारे में, लोक जीवन के बारे में बात की है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है, यानी तर्क के साथ इन्होंने चीजों को रखा है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांत का सामंजस्य देखने को मिलता है। और सन 1971 में इनका निधन हो गया, यानी 1894 में इनका जन्म हुआ, 1971 में इनका देहांत हो गया। ये आपको उनके नाम, बख्शी जी के नाम के बिल्कुल साइड में जरूर लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ और वो उनका निधन कब हुआ। ठीक है, क्या लिखूं? उनका निबंध है, इन्होंने लिखा है और इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहाने और समाज सुधार शीर्षक पर 2 निबंध लिखने में बड़ी कठिनाई का सामना किया है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, और वो उस निबंध में उल्लेख करते हैं पूरी योजना के बारे में। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्य और सांस्कृतिक सद्भाव के अंतर्गत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्म परम शैली, यानी उनकी जो शैली है, लेखन शैली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई लेखक किस शैली, किस भाषा
भाषा में लिखता है, जिसमें स्वयं पाठकों के संवाद करता है। इसे अधिकांश जीवंत और आत्म यानी ऐसा उन्होंने निबंध लिखा है जो एकदम जीवंत लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि आत्मीय है, प्रभावशाली बनाता है। और निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं हम क्या लिखूं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है क्या लिखूं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड? ओके ओके, क्या हो रहा है बार बार? ओके, अरे अरे अरे, शांत भाई शांत, क्या हो रहा है? ओके, तो क्या लिखूं, इसको पढ़ना है आज हमें। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, यानी लेखक कह रहे हैं कि आज तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डन का कथन है कि लेखक में एक विशेष मानसिक स्थिति, यानी जो प्रसिद्ध गार्डियन है उन्होंने कहा है कि गार्डनर है, उन्होंने कहा है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति का होना बहुत आवश्यक है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है कि हृदय में कुछ ऐसी सुफुर्ती सी आ जाती है, मानसिक में कुछ, मस्तिष्क में ऐसा कुछ आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी जब हम लिखने बैठते हैं तो किसी विषय को सुनकर हमारे दिमाग में ऐसा आवेश आता है, ऐसे एकदम से फुर्ती आती है कि कुछ ना कुछ लिखा ही जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, यानी क्या विषय है उसकी चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हम उस पर अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खुंटी काम दे सकती है, यानी जो आपकी टोपी है, जो आपकी हैट है, उसे टांगने के लिए कोई भी खुंटी काम दे सकती है। ठीक है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खुंटी नहीं। यानी आप अपनी भाषा, अपनी जो विषय है उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि विषय जो है, जैसे इसमें बताया हैट का उदाहरण देते हो कि विषय क्या है, हैट है, ना कि खुंटी। खुंटी से हमें क्या लेना देना, हम किसी भी खुंटी पर उसे टांग सकते हैं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। यानी विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे भाव कैसे हैं इस बात से फर्क पड़ता है। गार्डनर साहब ने इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं है, यानी उनकी जो बात है, उनका जो विचार है उस पर कोई संदेह नहीं है। पर मेरे लिए कठिनाई यह है कि मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उदित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। यानी वो कहते हैं कि मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि जहाँ जो विचार हैं वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए सोचना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विषय परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे निमिता और अमिता वो दो लड़कियां हैं जिन्होंने निबंध लिखने को कहा है, के लिए आदर्श निबंध लिखना है, यानी बहुत अच्छा निबंध लिखकर उन्हें देना है। निमिता का आदर्श है कि मैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। उनके जो निमिता है उसने दिया है निबंध का विषय दूर के ढोल सुहाने होते, इस विषय पर लिखूं। और अमिता का आग्रह है, यानी अमिता ने उससे विनती की है, आग्रह किया है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं, यानी समाज सुधार विषय, यानी दो प्रमुख विषय, सबसे पहला है दूर के ढोल सुहाने और दूसरा है समाज सुधार। इन दो विषयों पर लिखने के लिए अमिता और निमिता ने उन्हें कहा है। ये दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा, यानी निबंध कैसे लिखा जाता है इसके बारे में समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहाने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहाने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? यानी उन्होंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स दूर के ढोल, यानी दूर से देखने में चीज हमेशा अच्छी ही लगती है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि दूर के ढोल सुहाने लगे, इन पर हम 5 पेज लिख सके, यानी इतना बड़ा हम लिख सके निबंध देखो बहुत बड़ा भी हो सकता है जितना आप लिख सकते हैं उसके बारे में, और निबंध पर आपके विचार ज्यादा महत्व रखते हैं। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से, यानी बहुत लंबे समय से लगातार आज तक होती आ रही है, और जिसके साथ बड़े बड़े विद्वान यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्याओं में भी विरोध है, विद्याओं यानी जो विद्वानों द्वारा लिखे हो, मैं 5 पेज कैसे लिख दूं? मैं उन जिन विषयों पर अभी तक विवाद चल रहा है उन विषयों पर मैं 5 पेज कैसे लिख पाऊंगा, ऐसे वो सोच रहे हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्य
आचार्यों से स्मृति जान लूं, यानी उनकी स्मृति जान लूं वो क्या सोचते हैं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और इसे लिखते कैसे हैं, यानी ये निबंध होते कैसे हैं और इसे लिखते कैसे हैं। अब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा, फिर उसके बाद जो विषय दिया है उन दोनों लड़कियों ने, फिर उस पर चिंतन करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, यानी जो जिन्होंने निबंध लिखा है उनकी कई रचनाएं उन्होंने पढ़ी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, छोटे निबंध बड़े आकर्षक अधिक अच्छे होते हैं। यानी कुछ जो विद्वान है उनमें से एक विद्वान का मानना है कि निबंध छोटा होना चाहिए, निबंध जो छोटा होता है वो अधिक आकर्षक और अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनती, यानी जो रचना है जो आप लिख रहे हैं उसकी सुंदरता नहीं बन पाती। इस कथन के मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। पर लिखूं कैसे, यानी शुरू कैसे करूं, अभी भी सवाल वही है। उन्हें क्या का जवाब तो मिल गया, लेकिन कैसे का अब उन्हें फिर जवाब ढूंढना है। निबंध शास्त्र के कहीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं, यानी निबंध के दो भाग होते हैं। सबसे पहले है सामग्री और शैली। देखो, जब भी आप खाना बनाने चलते हैं तो क्या करते हैं, आपको बर्तन चाहिए और आपको खाना बनाने की सामग्री चाहिए, तभी तो आप खाना बना पाओगे, है ना। तो वही है कि सामग्री और शैली, एक तो आपके पास पूरी सामग्री होनी चाहिए और दूसरा आपको कौशल होना चाहिए उस चीज को बनाने का। तो इसी में ऐसे कहा है कि निबंध को लिखने के लिए एक तो सामग्री और दूसरा शैली की आवश्यकता है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी है, विचार समूह। जैसे सबसे पहले आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो सब चीज़ लेनी, वैसे ही आपको निबंध लिखने के लिए विषय ढूंढना है, विषय पर और लोगों के विचार ढूंढने हैं, तब आप कहीं जाके कुछ उस पर लिख पाओगे। विचार समुदाय संचित करना है, उसके लिए मुझे मनन करना होगा, यानी मनन का मतलब होता है चिंतन, यानी सोचना विचारना होगा। मनन, अपने मन में सोचना विचारना होगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसे मानसिक उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, यानी उसकी जो मस्तिष्क है उसमें उस विचार को ले। जैसे आज अभी आपने सुबह उठते सबसे पहले किसी चीज बड़ी सी चीज़ के बारे में सोचा, तो आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी। या फिर आपको कोई अच्छी है, जैसे आप एक आर्टिस्ट है तो आपके दिमाग में वो आर्ट ही घूमती रहती है ना, आप हर चीज़ से कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। वैसे ही जो निबंध लिखते हैं उनके मस्तिष्क में, यानी उनके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे ही घूमता रहता है। पर ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहाने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी, यानी किसने सोचा था कि दूर के ढोल सुहाने पर भी कोई निबंध लिख सकता है। आगे बढ़ते हैं कि कभी किसी ने सोचा भी है कि दूर के ढोल सुहाने पर भी कभी निबंध लिखना पड़ सकता है। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती कि तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, यानी समझ लेता। पर अब समय नहीं है, यानी समय कम है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने हैं होंगे, यानी दोनों निबंध उन्हें 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। अगर उन्हें पता होता कि कभी दूर के ढोल सुहाने जैसे विषय पर भी लिखना होगा तो उसके बारे में पहले से पढ़ते। या ना तो विश्वकोश है, यानी विश्वकोश है, ना ही कोई ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें इस विषय की सामग्री उपलब्ध हो, यानी ऐसा विषय है जहाँ जिसकी सामग्री मिल पाना बहुत ही कठिन विषय है। ठीक है, अब तो मुझे अपना ही ज्ञान पर विश्वास, अपने ही जो उनका खुद का ज्ञान कौशल है उस पर विश्वास करके लिखना होगा, यानी उसे अपने ही विश्वास करना होगा अपने आप पे। विद्यों का कथन है, यानी वेद का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उन्हें उनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जैसे मान लो आज आपने सोचा है कि मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, तो पहले आपको सोचना होगा कि आपको उसको कैसे डिजाइन करना है, फिर उसके बाद आप उसमें रंग भरेंगे, फिर उसको कहीं जाके सजाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी, ठीक है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहाने की रूपरेखा बनानी चाहिए। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसे रूपरेखा है, यानी कैसे रूपरेखा लिखी जा सकती है। आगे है कि निबंध लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूंगा, पर निबंध लिखने पर पहले उनका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। 10-5 कैसे लिखा जाए, क्या सचमुच हिंदी में सब विद्या लेखन जो होते हैं अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखकों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है, यानी सबसे ज़्यादा कठिनाई तो उन्हें अपने शीर्षक बनाने में, यानी अपने विषय बनाने में ही लगती है। उन्होंने
लिखा कि मैं लिखता हूँ पर शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता है। यानी पूरा लेख वो लिख देते हैं, लेकिन जो उनका विषय होता है, जो शीर्षक होता है, जो हेडिंग होती है, जैसे आपका चैप्टर का नाम है क्या लिखूं, इसी तरीके से उनके दिमाग में हमेशा ये आता रहता है कि मैं क्या लिखूं इस विषय पर। मेरे मित्र जो है उन पे वो भार डाल देते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में इतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कठिनाई नाटक का नामांकन करने में हुई होगी। यानी उनका मानना है कि जो शेक्सपियर है, उन्होंने जो निबंध लिख पूरा नाटक बना दिया है, उसमें भी उन्हें पूरी कठिनाई नहीं हुई, बल्कि उसका नाम डिसाइड करने में उन्हें ज्यादा मुश्किल हुई होगी। तभी तो घबरा कर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो, इसलिए मुझे तो रूपरेखा तैयार न होगी, यानी मुझसे तो ये रूपरेखा अब तैयार होगी ही नहीं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे के संबंधित हो, यानी वाक्य, आपके वाक्य ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए कि चाहे वो छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन, यानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वाक्य कम से कम और आधे पृष्ठ, यानी यहाँ पर पृष्ठ का मतलब क्या है, पेज में तो समाप्त हो, यानी छोटे छोटे वाक्य के द्वारा आधे पेज में खत्म हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे वाक्य लिखे हैं जो वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, यानी जो कुछ वाक्य होते हैं जिनमें अस्पष्टता भी देखने को मिलती है, क्योंकि अस्पष्टता और दुबुद्धता गंभीर्य ला सकती है, यानी कभी कभी गंभीर्य ला सकती है। इसलिए संस्कृति में प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां, यानी इस तरीके के पैटर्न, ऐसी मिस्ट्री गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञो, यानी जो अज्ञानी है ना सुलझा सके, यानी जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं सुलझा सके। सेनापति ने भी अपनी कविताओं में दुबुद्धि कर दी है, यानी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें थोड़ी सी गुत्थियां डाल दी हो, जिसे थोड़ा जटिल बना दिया हो। अभी तो अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है, यानी इन शब्दों का, लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, अलंकार हो गए, इनका भी उपयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। तब क्या किया जाए? अब वो सोच रहे हैं कि अब इसके आगे क्या किया जाए। अंग्रेजी में निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया, यानी जो अंग्रेजी निबंधकार है उन्होंने एक नई ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हुए, यानी उनके जो आचार्य हैं उनकी जो सोच है उस पर ना उतरे हो, पर अंग्रेजी साहित्य पर उनका मान अवश्य है, यानी अभी जो अंग्रेजी साहित्य है उनमें उनका मान है। उस पद्धति में जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं, यानी मार्टेन माने जाते हैं जो जन्मदाता होते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसे अपने ही निबंधों पे लिपिबद्ध कर दिया है, यानी लिख दिया है। ऐसे निबंधों का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचना, यानी अपनी खुद की रचनाएं, उनमें न कवि का उदत्त कल्पना रहती है, ना ही अल्पसंख्यक लेख, यानी जो वो देखते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। सुदृढ़ दृष्टि, ना ही वेदों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना होती है। इनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, इसमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, इससे उनका उल्लास रहता है, यानी हैप्पीनेस, यानी खुशी रहती है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है, न कल्पना की महिमा, और जिसे जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हैं, यानी पूरे पूरे खो जाते हैं। इसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, यानी अपनी आंखों से देखते हैं, पर और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं, यानी जो हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसी को लिखते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिख दूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। तो यानी वो सोचते हैं कि मैं भी इसी पद्धति का उपयोग करता हूं, जो देख रहा हूं उसी के बारे में लिख दूं। तो फिर वो सोचते हैं कि पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। मुझे आमिर खुसरो की एक कहानी याद आई, यानी आमिर खुसरो जो एक प्रसिद्ध कहानीकार है, साहित्य लेखक है, उनकी कहानी याद इन्हें आती है कि एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की कि खीर पर एक कविता सुना। दूसरे ने चरखे पर, और तीसरे ने कुत्ते पर, और चौथे ने ढोल पर एक कविताएं लिखने को कहा। आमिर खुसरो प्रतिभावन थे, यानी बहुत गुणी थे, बहुत ज्यादा उनको गुण था उनमें। उन्होंने एक
पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। यानी एक ही लाइन में, एक ही वाक्य के में चारों ने जो जो इच्छाएं व्यक्त की वो लिख दी कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। यानी खीर पकाई, यानी खीर बनाई बहुत मेहनत से, और चरखा चला दिया और कुत्ता आया और पूरी खीर खा गया, और तू बस ढोल बजाती रह गई। इस तरीके से उन्होंने चारों की जो मनोदशा है उसको ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखा था। उसमें मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुसरो जैसा नहीं हूँ, उनकी प्रसिद्धि को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। यानी मैं जो है उनको पूरा अस्वीकार भी नहीं कर सकता, ठीक है, पूरा स्वीकार करने में भी मेरी कठिनाई होगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, मैं इन दोनों विषयों का जो है समावेश कर दूंगा, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा। उनका उसका मानना था कि जो दो विषय दोनों लड़कियों ने दिए हैं इनको मिक्स कर दूं, जैसे ये 4 विषयों पर इन्होंने एक काव्य लिख दिया। दूर के ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनके कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, जब ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फट जाते हैं। यानी जब हम दूर से ढोल को सुनते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो उसकी आवाज से जो पास वाले लोग हैं उनके कानों में दर्द होने लग जाता है। तब दूर की नदी के तट पर संध्या समय उसी किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार दे देते हैं। यानी कहीं दूर लोगों को वो अच्छा लगेगा और पास आए लोगों के कानों में दर्द भी हो जाएगा। ढोल में उन्हें शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव की चित्र अंकित कर लेते हैं। यानी जैसे ही उन्हें ढोल की आवाज आती है तो किसी का विवाह हो रहा हो ऐसा वो चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं। जैसे आपके दिमाग में अभी मैं कुछ बोलूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या सिचुएशन बनेगी कि एक टेबल है, एक आप उस पर पढ़ रहे हैं, आप किताब है, इस तरीके से। उसी तरीके से जब हम ढोल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसी की शादी हो रही होगी। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन ही मन में कर लेता है। यानी एक जो नई बहू है, नई वधु है, एक दुल्हन है, उसकी कल्पना वो करने लगता है मन में। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद में युक्त हृदय की कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। यानी जो ढोल है इतनी कर्कश आवाज को भी मधुर बना देते। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। यानी ढोल सिर्फ ढोल की ध्वनि नहीं होती, उसके साथ उत्साह, प्रेम समर्पित, आनंद समर्पित होता है। तभी उनकी कर्कशता यानी उसकी जो आवाज है वो भी लोगों को कटु नहीं लगती है, यानी खराब नहीं लगती है। दूर स्थल दोनों जो लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर हो जाती है, मधुर बन जाती है जो वहाँ लोग रह रहे होते हैं। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता यानी यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यानी दूर से हमें चीजों की ये जो सच है उसका अनुभव नहीं होता है कि वो कितना कड़वा है। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्रह से दूर है, यानी जो जीवन से, संसार से दूर हैं, जो लोग उनसे दूर हैं, उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। उन्हें संसार के चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यानी जिन लोगों ने कठिनाइयां कभी झेली नहीं है उन्हें दूर से देखने में सब कुछ बहुत मनमोहक, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो वृद्ध हो गए हैं तो वो अपनी बाल्यावस्था और तृण अवस्था यानी किशोर अवस्था से दूर हट गए हैं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है, यानी बहुत अच्छे लगते हैं। ये अतीत का ही स्वप्न देखते हैं और तरुणा के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है। यानी जो तरुण है, कौशल है, उनके लिए भविष्य उज्जवल लगने लगता है। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत जैसे हम हैं, हमारे आने वाला जीवन हमें एक उजाला दिखता है और कई बार हमने बचपन को देख के हमारे लिए स्मृति बन जाती है। वैसे ही वृद्ध है, वृद्ध अपने जो बचपन है, अपने अतीत है, उसको देखकर कई बार हंसमुख हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। हम अभी जिस सिचुएशन में है तो हम अब सोचते हैं कि ये अवस्था अच्छी नहीं है, जो पहले थी वो अच्छी थी, या फिर जो आने वाली है वो अच्छी होगी, और जो आने वाली अवस्था में है वो सोचते हैं कि पहले अच्छी होगी। यानी कोई भी अपनी अवस्था से संतुष्ट नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी जो किशोर हैं वो भविष्य को अपने टाइम में लाना चाहते हैं, और जो वृद्ध हैं अतीत में खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थन होते हैं और वृद्ध जो है अतीत गौरव के संरक्षण होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव सुदृढ़ रहता है। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों
का काल बना रहता है, यानी वर्तमान जो समय है ये धीरे धीरे सुधारों का काल बन जाता है। मनुष्य जाति के लिए इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं है हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई, यानी ऐसा कोई समय ही नहीं रहा कि जहां सुधार की आवश्यकता। आज भी आप जिस जगह खड़े हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आज भी सुधार की आवश्यकता, और कल आप जहां थे वहां पर भी सुधार की आवश्यकता थी, और सुधारों का ही परिणाम है कि आज आपको ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, यानी कितने समाज सुधारक आपने देखे हैं, पर सुधारकों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी ने भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती, यानी इतनी सुधारक हैं कि उनका नाम रटते रटते आप सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनके नाम खत्म नहीं होंगे। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोष का अंत है और ना सुधारों के, यानी कि ना कभी परेशानियां खत्म होने वाली है, ना उनका समाधान खत्म होने वाला है। हमेशा समय के साथ अगर आप जीवन में जी रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी ही, उनका समाधान भी करना होगा ही। जो कभी सुधरते हैं तो वही आज दोष हो गए हैं, उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, लास्ट, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माताओं यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मरण हो जाएगा, यानी अतीत का स्मरक, यानी अतीत में याद किया जाएगा। आज तो त्वरण है, यानी आज जो है वर्तमान है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, यानी जो बूढ़े हो जाएंगे वो अपने अतीत का स्वप्न देखे करेंगे। इसके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरे दल आ जाएगा, तो भविष्य का स्वप्न देखेंगे, जो ऐसे ही जैसे आज आपकी पीढ़ी है, फिर कल आपकी पीढ़ी में कुछ और लोग होंगे, और आप जो है वृद्ध अवस्था में जाएंगे, फिर आप अपने बचपन को याद करेंगे, आप अपने किशोर अवस्था को याद करेंगे। ऐसे ही ये साइकिल चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यानी दोनों ही दशा है। जैसे मैं आज सोचूं कि शायद बचपन अच्छा होता है, बचपन वाले बच्चे जो बचपन जी रहे हैं वो कहेंगे नहीं बड़े होके अच्छा लगता है, यानी दोनों के ही दूर के ढोल अच्छे लगते हैं। वर्तमान स्थिति में जो है कोई भी जीना नहीं चाहता है, असंतोष उनके अंदर रहता है। तो ये आपकी बहुत ही प्यारी कहानी थी जो क्या लिखूं के माध्यम से बख्शी जी ने बताई है, और आपको इसके कहानी से क्या समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा, जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ CCS सीरीज में, यानी कंप्लीट चैप्टर सीरीज में। साथ ही FRS सीरीज में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका जो यानी थोड़ा सा समरी और क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ, तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू जर्नी के साथ।